हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल हब। इस वीडियो सीरीज में हम लोग कर रहे हैं एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि इम्पोर्टेंट है एसएससी जेई एंड स्टेट एई एग्जाम्स के लिए। ये हमारा सीमेंट, लाइम एंड मोर्टार टॉपिक का 4th वीडियो है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्ट्स एज। तो जिप्सम जो कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है वो किस तरह से बिहेव करता है। तो जिप्सम एक रिटार्डर है। क्या है? रिटार्डर। अब ये रिटार्डर क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें यहीं पे मिल जाता है कि जिप्सम जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं वो किस तरह से बिहेव करता है, वो रिटार्डर के रूप में बिहेव करता है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर तो ऑप्शन डी है। लेकिन रिटार्डर होता क्या है? तो ये एक टाइप का एडमिक्सचर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एडमिक्सचर जो कि क्या कर दे, स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। ये हमारा क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन को, प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन। जिससे क्या हो जाएगा, अगर प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन स्लो हो जाएगा तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा हमारा सेटिंग टाइम। क्योंकि अगर सेट होने का टाइम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि हाइड्रेशन की वजह से ही सेट होता है। तो हमारा सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज सेटिंग टाइम। तो एडमिक्सचर हम लोग जनरली किस चीज़ का, तो एक तो हमारा यहीं पे हो गया कि जिप्सम जो कि एडमिक्सचर है। दूसरा है शुगर। तीसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने यहाँ पे 3 एडमिक्सचर का नाम बता दिया आपको। तो जिप्सम हो गया, शुगर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो ये सब क्या करने का काम करते हैं, रेट को रेट ऑफ हाइड्रे जो प्रोसेस है हाइड्रेशन का वो स्लो कर देते हैं, जिसके कारण उनकी टाइम बढ़ जाता है। इसका यूज हम लोग जनरली अलग से भी सीमेंट में, ओपीसी में भी हम लोग जिप्सम मिलाते हैं, जहाँ की हम लोगों को सेटिंग टाइम ज़्यादा का जरूरत होता है। जैसे कि हम लोग रेडी मिक्स कंक्रीट यूज करते हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट जो हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोगों को पता है कि इसका बैचिंग प्लांट कहीं और होता है और साइट पे हम लोगों को ले जाने में टाइम का ज़रूरत होता है। तो अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो हम लोग उसमें क्या यूज कर देते हैं, जिप्सम यूज कर देते हैं, ताकि वो क्या ना हो, सेट ना हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन डी है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है? इनिशियल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। एंड फाइनल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए? फाइनल सेटिंग टाइम होना चाहिए 600 मिनट, या फिर बोल सकते हैं 10 आवर्स। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया कि इनिशियल सेटिंग टाइम ऑप्शन बी 30 मिनट होना चाहिए कम से कम, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम मेनली किस चीज़ पर डिपेंड करता है? हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि हमारा बॉक्स कंपाउंड है C3S, C2S, C3A एंड C4A। मैंने इसके पिछले वीडियोज में सबको एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने पहले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो C3S है किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ईयरली स्ट्रेंथ के लिए। C2S अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए। C3A जो हमारा है वो फ्लैश सेट के लिए, फ्लैश सेट के लिए। ठीक है, तो जो हमारा सेटिंग टाइम होता है वो डिपेंड करता है किस पे, C3A पे, C3A पे डिपेंड करता है। अगर फाइनल सीमेंट होगा तो वो जल्दी सेट करेगा कोर्सर के कंपैरिजन में। ठीक है, और सेटिंग टाइम का टेस्ट हम लोग किस किस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से करते हैं? तो सेटिंग टाइम टेस्ट जो हम लोग करते हैं, विकेट अपैरेटस, विकेट अपैरेटस का यूज करते हैं इनिशियल और फाइनल दोनों सेटिंग टाइम चेक करने के लिए। और कंसिस्टेंसी कितना होना चाहिए? कंसिस्टेंसी होना चाहिए सेटिंग टाइम के लिए 0.85 पी, जहाँ पी क्या है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड फॉर क्विक सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो क्विक सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं? तो हम लोग पता है कि इसमें सेट जल्दी होना है, तो इसके लिए हम लोग को जिप्सम तो क्या किस चीज़ का काम करता है? ये तो रिटार्डर का काम करता है, तो ये तो हो नहीं सकता हमारा।
तो इसमें हम लोगों को सेट जल्दी कराना है। फॉर क्विक सेट के लिए हम लोग एल्युमिनियम सल्फेट का यूज करते हैं, Al2SO4 क्विक सेट के लिए हम लोग एल्युमिनियम सल्फेट का यूज करते हैं, और जिप्सम उसमें जिप्सम कंटेंट को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट is suitable for use in urgent repairs of existing massive concrete structures such as large dam। तो क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन पढ़ के। जहां देखा नहीं कि लार्ज डैम्स और मासिव स्ट्रक्चर है, जनरली लोग चल जाते हैं लो हीट सीमेंट के लिए। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि सुटेबल फॉर अर्जेंट रिपेयर ऑफ एग्जिस्टिंग, मतलब ऑलरेडी बन चुका है ये मासिव स्ट्रक्चर, उसको बस क्या करना है, रिपेयर करना है। उसके लिए किस टाइप का सीमेंट का यूज करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं, एग्जिस्टिंग के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग को बस क्या करना है, रिपेयर करना है। तो रिपेयर करना होगा तो हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करेंगे। यही अगर हम लोगों को न्यू मैसिव स्ट्रक्चर बनाना होता, मैसिव स्ट्रक्चर अगर बनाना होता, तो हम लोग न्यू मैसिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करते हैं। और हम लोग अभी तक जान चुके हैं कि लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है, और ह्यूज अमाउंट ऑफ सीमेंट अगर यूज होगा और ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलेगा तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम लोग मैसिव स्ट्रक्चर में लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट यूज करते हैं। यहाँ पूछ रहा है अर्जेंट रिपेयर के लिए, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइम इज यूज फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग लाइम के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि लाइम कितने टाइप का होता है। लाइम जनरली 3 टाइप का होता है रीच लाइम, या फिर इसी को फैट लाइम भी बोलते हैं। दूसरा हमारा कौन सा लाइम होता है, हाइड्रोलिक लाइम, और तीसरा हमारा पुअर लाइम होता है। रीच लाइम में क्ले का अमाउंट बहुत कम होता है, लेस देन 5% होता है। ये अंडर वाटर सेट नहीं करता है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, वाइट वॉशिंग में करते हैं या फिर प्लास्टरिंग में करते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम में क्ले का परसेंटेज 5 से 25% होता है। ये सेट कर जाता है अंडर वाटर सेट कर जाता है, तो इसका यूज हम लोग अंडर वाटर में करते हैं और रिपेयर वर्क के लिए करते हैं। पुअर लाइम नहीं सेट कर पाता, ना ही हार्डन हो पाता है, इसलिए इसका यूज हम लोग करते ही नहीं है। एक है हमारा क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है, ये हमारा कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम से बनता है, कैल्सिनेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्सिनेशन ऑफ। तो हमारा जो क्विक लाइम है वो कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम से बनता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको क्या करते हैं, कैल्सिनेट करते हैं। तो ये क्या बनाता है, क्विक लाइम प्लस CaO प्लस CO2। यही हमारा क्या है, क्विक लाइम है। और अगर हम क्विक लाइम को किस पानी में मिला दें तो क्या बना देगा, ये स्लैक्ड लाइम बना देता है, स्लैक्ड लाइम बोलते हैं इसको। तो ये हमारा हो जाता है CaO प्लस, अगर H2O मिला देते हैं तो CaOH का होल 2 बना देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए, तो अंडर वाटर कौन सेट करता है, हाइड्रोलिक लाइम सेट करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट्स आर। सीमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं। तो देखिए, सीमेंट में जनरली हमारा ये हमारे बोक्स कंपाउंड के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो बोक्स कंपाउंड हमारे कौन कौन से हैं, C3S है, C2S है, C3A है एंड C4AF है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो C3S एंड C2S है। क्यों, क्योंकि C3S किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है ईयरली स्ट्रेंथ के लिए, ईयरली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। और इसका अमाउंट जो होता है ऑल अप्रॉक्स 40% हम लोगों का इसमें सीमेंट में ये क्या होता है, C3S होता है। जबकि
C2S हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, और ये जो होता है हमारा ऑलमोस्ट 32% होता है। तो हम देखें ध्यान से, अगर देखा जाए तो सिर्फ ये दोनों ही हमारा C3S एंड C2S मिलके ही अप्रॉक्स 70 to 72%। तो मेजर रूप में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन हो गया, C3S एंड C2S। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव्स अस एस्टिमेट ऑफ। तो हम लोग फाइनेस्ट टेस्ट करते हैं, तो हम लोग फाइनेस्ट टेस्ट हम लोगों को क्या बताता है, तो फाइनेस्ट टेस्ट हम लोगों को जनरली मीन साइज बताता है या फिर सरफेस एरिया बताता है। तो देखिए हम लोग फाइनेस्ट टेस्ट जो हम लोग करते थे, फाइनेस्ट टेस्ट जो हमारा होता है हम लोग 3 मेथड से करते थे। एक तो हमारा सीव एनालिसिस होता था, सीव मेथड, एक होता था एयर परमेबिलिटी, और एक होता था सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो सीव एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, सीव एनालिसिस में हम लोग 90 माइक्रोन का सीव लेते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं 9 नंबर सीव। तो ध्यान रखना है ये सब डेटा को भी, क्योंकि ये इन सब चीज़ों पे भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये भी याद होना चाहिए कि सीव एनालिसिस में हम लोग कितने, कौन से नंबर का सीव लेते हैं, उसका साइज क्या होता है, 90 माइक्रो। ठीक है, इसका सीव लेते हैं। अब हम लोग क्या होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का अगर सीव एनालिसिस करते हैं, तो जो हम लोग 100 ग्राम सीमेंट लिए और उसको इस सीव पे क्या किए, सीव किए, और इस पे जो रेसिड्यू बचेगा वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10% होना चाहिए, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सीव मेथड हम लोगों को ग्रेन साइज बताता है, ये हम लोग को क्या बताएगा, ग्रेन साइज बताएगा, ग्रेन साइज। जबकि एयर परमेबिलिटी और सेडिमेंटेशन, ये मेथड हम लोगों को क्या बताता है, सरफेस एरिया बताता है पार्टिकल का। और तो हम लोगों को सीव मेथड से अगर हम लोग फाइनेस निकाल पा रहे थे, तो इन सब मेथड का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि सीव मेथड से हम लोग देख रहे हैं कि 90 माइक्रोन से अगर किसी पार्टिकल का साइज उससे कम है तो सारा का सारा पास हो जाएगा। तो अगर उससे छोटा रहेगा तो उसके निकालने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं, एयर परमेबिलिटी एंड सेडिमेंटेशन मेथड का। ओके, तो हम लोगों को जनरली ये क्या बताता है, फाइनेस ऑफ सीमेंट हम लोगों को किस बारे में जानकारी देता है, ये हम लोगों को देता है सरफेस एरिया के बारे में, कि अगर फाइनेस ऑफ सीमेंट इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब फाइनेस सीमेंट का इंक्रीज हुआ, यानी कि सरफेस एरिया उसका इंक्रीज हो गया। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, सरफेस इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो लेकिन ध्यान रखना है कि रेट ऑफ हाइड्रेशन इंक्रीज तो होगा, लेकिन टोटल हीट ऑफ जो निकलेगा वो सेम ही होगा। ठीक है, अगर और क्या होता है, अगर फाइनेस ऑफ सीमेंट ज़्यादा हो तो सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाता है फाइनेस टाइम बढ़ने से। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग फाइन करते करते एक लिमिट तक ही फाइन करते हैं, अगर उससे ज़्यादा करें तो कर दें फाइन सीमेंट को, तो उसके सीमेंटिव प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ जाता है। और वो इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्री हाइड्रेशन होने लगता है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के कारण, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत छोटे होने के कारण बहुत बढ़ जाता है, और उसमें क्या हो जाता है, प्री हाइड्रेशन हो जाता है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के कारण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है कि फाइनेस्ट टेस्ट जो हमारा सीमेंट का है एस्टिमेट किस चीज़ का देता है, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन का देता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन एज। तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट हम लोग जानते हैं कि मास कितना होता है एक बैग ऑफ सीमेंट का, एक बैग का अगर बात करें तो मास कितना होता है 50 kg। वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है 0.035 मीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो अप्रॉक्स में अगर कभी भूल गए, याद ना हो, तो ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, और इसका वैल्यू होगा क्या, 1440 kg पर मीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ सीमेंट। आई होप कि आप लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, क्योंकि इसका बहुत बार क्वेश्चन हम लोगों को मिल चुका है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट का कितना होता है, 3.15 होता है। तो हर बात को ध्यान रखना है, क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईयरली स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज ड्यू टू। तो कह रहे हैं कि ईयरली स्ट्रेंथ, हम लोग इतना बार बात कर चुके हैं कि ईयरली स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है,
बॉक्स कंपाउंड में से C3S इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईयरली स्ट्रेंथ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ईयरली स्ट्रेंथ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में किस वजह से होता है, तो हायर कंटेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज द सीमेंट सेट्स एंड हार्डन्स इट जनरेट्स हीट, दिस इज कॉल्ड। तो हम लोगों को पता है कि जैसे कि सीमेंट क्या करता है, सेट करता है। तो कैसे सेट करता है, तो सीमेंट रिएक्शन करता है। जैसे रिएक्शन करता है किसके किसके भी, सीमेंट होता है प्लस वाटर होता है। तो ये जब रिएक्ट होता है आपस में तो क्या करता है, जब रिएक्ट करता है तो ये सेट होता है एंड रिएक्ट करने के बाद सेट एंड हार्ड होना शुरू होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट लिबरेट होता है, हीट लिबरेट होता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, तो कह रहा है कि एज सीमेंट सेट्स इट जनरेट हीट, दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने पहले भी इसका बात कर रखा है, फिर से करते हैं कि रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है। कि हमारे पास चार बॉक्स कंपाउंड चार है, C3S, C2S, C3A एंड C4AF। तो इन लोगों का किसका रेट सबसे ज़्यादा होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन का। तो सबसे ज़्यादा रेट से जो हीट इवॉल्व होता है वो किस में होता है, ये होता है C4AF में। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है C3A, उसके बाद C3S एंड C2S। तो ध्यान रखना ये हमारा क्या है, रेट ऑफ हाइड्रेशन, कि किस रेट से हीट निकल रहा है। और दूसरा जो हमारा होता है वो है हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब कि कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस किस में होता है, ये हम लोगों को जानना है। तो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था डेटा के साथ भी कि C3A में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, उसके बाद C3S आता है, उसके बाद आता है C4AF एंड सबसे लास्ट में आता है C2S। और C3A का अगर मैं डेटा बताऊं तो इसमें होता है 865 जूल पर ग्राम, ये हीट इवॉल्व करता है C3A। उसके बाद जो हमारा C3S है 500 जूल पर ग्राम एंड हमारा जो C4AF है 425 जूल पर ग्राम एंड C2S जो हमारा है ये हमारा सबसे कम 260 जूल पर ग्राम हीट इवॉल्व करता है। तो इस डेटा इस टेबल को भी याद रखना है, ये जो मैंने बताया है ये रेट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन इससे बनते हैं तो क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड पेवमेंट द टाइप ऑफ सीमेंट जनरली यूज्ड। तो रोड पेवमेंट के लिए हम लोग किस टाइप का सीमेंट यूज करते हैं। तो रोड कहाँ बनता है, रोड सॉइल के ऊपर बनेगा, सॉइल के ऊपर। ठीक है, और सॉइल में क्या होता है, सल्फेट। हम लोग जानते हैं कि सॉइल रिच होता है सल्फेट में। तो हम लोग को वैसा सीमेंट यूज करना पड़ेगा जो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट हो। तो इन सब में से कौन सा सीमेंट जो होता है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट होता है। तो हम लोग सब जानते हैं कि कौन सा सीमेंट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट, जो कि गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट अटैक प्रोवाइड करता है। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया, डी। और क्यों हमारा यही आंसर हुआ, क्योंकि हमारा सॉइल जो होता है रिच इन सल्फेट होता है, तो इसलिए हम लोग को सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट चाहिए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड आउट बाय सीव एनालिसिस यूजिंग ISC। ये अभी कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस कर रखा है कि सीव एनालिसिस में जो हम लोग सीव करते हैं वो सीव नंबर क्या होता है, वो सीव नंबर 9 होता है, या फिर 90 माइक्रोन सीव का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो ये कह रहा है कि हाइड्रेट रैपिडली होता है, जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, हार्डेन्स रैपिडली, हैज लेस रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। तो जो हमारा C2S है हम लोग जानते हैं किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, C2S जो हमारा होता है वो रिस्पॉन्सिबल किस लिए है, सेट स्लोली सेट करता है, यानी कि हाइड्रेट रैपिडली नहीं, हाइड्रेट स्लोली। ठीक है, दूसरा अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है,
और तीसरा कि ये जनरेट करता है क्या, जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हमारा इस क्वेश्चन में कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन बी, जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज ऑफ व्हाट। तो व्हाइट सीमेंट में किसका सबसे कम परसेंटेज होना चाहिए। तो व्हाइट सीमेंट मतलब कि कलर नहीं होना चाहिए, जो हमारा सीमेंट है वो व्हाइट है, तो इसमें कलर नहीं होना चाहिए, मतलब कलर सबसे कम होना चाहिए। और सीमेंट में हम लोग कलर के लिए क्या मिलाते हैं, आयरन ऑक्साइड मिलाते हैं। आयरन ऑक्साइड क्या करता है, कलर इंपार्ट करता है सीमेंट में, कलर इंपार्ट करता है। तो कलर इंपार्ट करता है, तो हम लोगों को किसका परसेंटेज सबसे कम रखना चाहिए, जो कलर इंपार्ट करता है। तो कलर इंपार्ट कौन कर रहा है इसमें, आयरन ऑक्साइड। तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नो सेम इज। स्नो सेम क्या है, स्नो सेम इज अ सीमेंट बेस्ड पेंट है, जिसका यूज हम लोग जनरली किस काम में करते हैं, नॉर्मली इसका पेंटिंग करने में, किस वॉल को, पेंटिंग एक्सटीरियर वॉल को पेंट करने में हम लोग इसको यूज करते हैं। ये जनरली जो स्नोसेम जो हमारा है, स्नोसेम जो हमारा है ये वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट, वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, एक कलर्ड सीमेंट है, पाउडर्ड सीमेंट है, चौक पाउडर है। तो हमारा ये कलर्ड सीमेंट है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।